तेज बारिश में तोता और कबूतर जंगल में भोजन की खोज में निकले हुए थे। तभी उन दोनों की नजर एक पेड़ पर जाती है जहाँ एक सेब लगा हुआ था। पहले मैं आया हूँ, मैं इस सेब को खाऊंगा। नहीं कबूतर, पहले मेरी नजर पड़ी थी इस सेब पर, ये सेब मैं ही खाऊंगा। एक सेब के लिए उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है तोते, हम ये सेब कोमल चिड़िया के पास लेकर जाते हैं, वही अब हमारा न्याय करेगी। वो दोनों सेब लेकर कोमल चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। रास्ते में नदी के पास उन्हें कोमल चिड़िया मिल जाती है, जो कुछ अनाज लिए नदी के पास बैठी थी। कबूतर और तोता चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, तुम हमारा फैसला करो। मैं पहले जाकर बैठा था सेब के पेड़ पर, इसलिए ये सेब मेरा है। चिड़िया बहन, मैंने पहले ही सेब को देखा था, इसलिए ये सेब मेरा हुआ। कबूतर भैया और तोते भैया मिल बांटकर चीजें खाने से कभी खत्म नहीं होती। आप दोनों ये सेब खा लो और फिर जाकर किसी और फल को ढूंढ लेना। कबूतर तो मान जाता है। ठीक है चिड़िया बहन, मैं आधा सेब लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तोता नहीं मानता। नहीं चिड़िया, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। इतने में वहाँ बिजली का भी आ जाती है। अरे अरे पक्षियों, इतनी तेज बारिश में यहाँ सब बैठे क्या कर रहे हो? देखो बिजली का भी आ गई, अब हमारा फैसला यही करेगी। ठीक है दोस्तों, अब तुम अपना फैसला बिजली से ही करवा लो, मैं तो जा रही हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपना अनाज उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे तुम दोनों तो बेकार में लड़ रहे हो, ये सेब मीठा नहीं है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कबूतर भैया, मैंने इसकी खुशबू से ही पहचान लिया है। तुम रुको, मैं अभी इसे खाकर देखती हूँ। चिड़िया भी अपनी चोंच से सेब तोड़ती है और खाना शुरू करती है। अभी अच्छे से पता नहीं चला, मैं थोड़ा सा और खाकर देखती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके बिजली का भी सारा सेब ही खा लेती है। कबूतर और तोता तो एक दूसरे का मुंह ही देखते रह जाते हैं। देखो दोस्तों, अगर कोई फल मिले तो मेरे पास ले आना, मैं तुम दोनों का फैसला अच्छे से कर दूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। फिर तोता और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शाम होने के बाद बारिश रुक जाती है। तोता अपने घर से निकलता है और चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ तोते भैया, अभी तक आपका फैसला हुआ नहीं? चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि कबूतर तो मान गया था तुम्हारा फैसला और मैंने नहीं माना। मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो काली कपी तो पूरा सेब खा गई और हम दोनों भूखे रह गए। ठीक है तोते भैया, मैं सब समझ गई। अब तुम्हें भूख लगी है और तुम मुझसे दाना लेने आए हो। ऐसा कहते हुए चिड़िया कुछ अनाज तोते को देती है। तोता वो दाने जल्दी से खा लेता है। तोते भैया, मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है और भोजन में बरकत बढ़ जाती है। आइंदा से खाने की चीजों को लेकर किसी से लड़ाई मत करना। फिर चीकू तोता वापस अपने घर को चला जाता है। उस दिन के बाद से तोता और कबूतर एक साथ भोजन लेने जंगल में जाने लगते हैं। ये देखो तोते, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ। हाँ कबूतर, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सरसों के बीज लाया हूँ। अब हमें भोजन ढूंढने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम मिलजुल कर काम करेंगे। एक दिन बिजली का भी बैठी हुई थी कि उसके पास चील आ जाती है। बिजली, आज मेरा मांस खाने को बहुत मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए नरम नरम मांस ला सकती हो? चील चाची, अगर मैं किसी पक्षी को तुम्हारे पास ले आऊं तो तुम मुझे क्या दोगी? मेरे घर के पास मकई का खेत है, कोई भी पक्षी डरकर वहाँ नहीं जाता। तुम मुझे मांस ला दो और फिर मेरे मकई के खेत से जी भरकर मकई खा लेना। बिजली का भी ये सुनकर खुशी खुशी तोते के पास जाती है। तोते के पास उसका दोस्त कबूतर भी बैठा हुआ था। तोते भैया, मेरे सुंदर तोते भैया, चलो आज मेरे साथ दाना लेने चलो। आज मैं तुम्हें नदी के उस पार लेकर जाऊंगी। पता है, उस तरफ ढेर सारे अमरूद के पेड़ हैं। बिजली, मुझे अमरूद बहुत पसंद है, मैं अमरूद खाऊंगा। तोते दोस्त, तुम मुझे छोड़कर कैसे कपी के साथ जा सकते हो? तोते, तुम इस कबूतर की बातों पर ध्यान मत दो। जब तक तुम इसके साथ रहोगे तो बस दाना ही खाओगे।
और मैं खिलाऊंगी अपने तोते भैया को रंग बिरंगे फल। कबूतर, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। अब से मैं कभी का ही दोस्त बनूंगा जो मुझे अच्छे अच्छे फल खाने को देगी। तोता कभी की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। बिजली कभी चील के घर के पास लाकर तोते को बिठा देती है। तोते भैया तुम यहीं बैठो, इस घर में मेरी एक दोस्त रहती है, मैं उसे भी साथ ले लूं। हम सब मिलकर अमरूद खाने जाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है बिजली, जल्दी आना, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। तोता अपने ध्यान बैठ जाता है। बिजली कभी घर के अंदर जाती है और चील चाची से कहती है, चील चाची जाओ, बाहर तुम्हारे लिए मैंने एक शिकार ला दिया है। मोटा ताजा तोता है, जी भर कर खाना। कभी तुम बहुत अच्छी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पीछे से जाकर चील तोते को पकड़ लेती है। मुझे मुझे छोड़ दो चील चाची। जो पक्षी किसी और पक्षी पर विश्वास करता है वो हमेशा तुम्हारी तरह मेरा भोजन ही बनता है। ऐसा कहते हुए चील तोते को मारकर खाने लगती है। दूसरी ओर बिजली कभी चील के खेत से मकई के भुट्टे खाती है। दोस्तों, ऐसे किसी राह चलते पर विश्वास मत करो और अपने सच्चे दोस्तों का साथ मत छोड़ो। कभी बहन, मैं तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता। तुम्हारे बेटे को बहुत बड़ी बीमारी है। अगर इसे बचाना है तो इसका बहुत महंगा इलाज होगा। उल्लू वैद जी, आप मेरे जुगनू का इलाज शुरू करें, मैं जैसे भी करके पैसे इकट्ठे कर लूंगी। ठीक है कभी बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बेटे का इलाज शुरू करता हूँ। बिजली कभी बहुत बहादुर कभी थी। वो किसी भी मुसीबत का डट कर सामना करती थी। बिजली कभी अपने पड़ोस में रहने वाले कबूतर चाचा के पास जाती है। कबूतर चाचा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, आप मेरी मदद कर दो। कभी बहन, तुम तो जानती हो हम गरीब पक्षी हैं। हमारे पास तो खाने के लिए कभी दाना होता है और कभी नहीं। कोमल चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया है। तुम चिड़िया के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी मदद करे। बिजली कभी कबूतर की बात सुनकर जल्दी से कोमल चिड़िया के घर जाती है। कोमल चिड़िया बिजली कभी की बात ध्यान से सुनती है। कभी बहन चुप कर जाइए, जो मुझसे हो सका वो मैं जरूर करूँगी। चिड़िया बहन, मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगी। उसकी ज़रूरत नहीं है कभी बहन, आप मुझसे पैसे ले जाएं, लेकिन मेरे साथ मेरे खेत के काम में मदद करवाना। चिड़िया बहन, मैं आपका काम दिल लगाकर करूंगी, देखना आपका मुनाफा दोगुना हो जाएगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कभी को पैसे दे देती है। कभी वो पैसे लेकर उल्लू वैद के पास चली जाती है। 1 महीने तक जुगनू कभी का इलाज होता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। कभी बहन, आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर ले जाएं। ये सुनकर बिजली कभी बहुत खुश होती है। उल्लू वैद जी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। फिर बिजली कभी अपने बेटे को साथ लेकर घर चली जाती है। मम्मा, आपने मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से लिए थे? जुगनू बेटा, तुम्हारे इलाज के लिए मैंने पैसे चिड़िया से लिए थे, अब मैं चिड़िया के खेत में काम करूंगी। मम्मा, आप चिंता नहीं करें, अब मैं भी ठीक हो गया हूँ, हम दोनों मिलकर चिड़िया के खेत में काम करेंगे और उनका उधार चुका देंगे। अगले दिन से बिजली कभी और उसका बेटा जुगनू चिड़िया के खेत में जाते हैं और वो मन लगाकर काम करते हैं। चिड़िया की मकई की फसल पहले से दुगनी हो जाती है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। कभी बहन, आपकी वजह से इस दफा मेरी फसल दुगनी है। आपने अपना वादा पूरा किया, आपकी वजह से ही मुझे ये सब मिला है। चिड़िया बहन, तुमने मेरी मदद की, मेरे बेटे की जान बचाई, अब मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं ईमानदारी से काम करूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही थी कि तभी एक खतरनाक सांप चिड़िया को डस लेता है। चिड़िया अपने खेतों में ही बड़ी बड़ी मदद के लिए पुकारती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया है। बिजली कभी खेत में दूसरी ओर काम कर रही थी।
वो आवाज सुनकर भागी भागी वहाँ आती है। जुगनू बेटा, चिड़िया को तो सांप ने काट लिया है। हमें चिड़िया को जल्दी उल्लू वैद्य जी के पास लेकर जाना होगा। फिर बिजली कवि और जुगनू कौवा मिलकर चिड़िया को उठाते हैं और उसे उल्लू वैद्य के पास ले जाते हैं। उल्लू वैद्य चिड़िया का इलाज शुरू करता है। शाम होने के बाद चिड़िया अपनी आंखें खोलती है। क्या मैं जिंदा हूँ? चिड़िया बहन, तुम ठीक हो? वो तो बहुत अच्छा हुआ चिड़िया, जो बिजली बहन तुम्हें समय पर यहाँ ले आई, वरना अब तक तुम मर चुकी होती। कवि बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। चिड़िया बहन, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर बिजली कवि और उसका बेटा जुगनू चिड़िया को उसके घर ले जाते हैं। चिड़िया बहन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे खेत के काम सारे मैं ही कर लूंगी। बस अब तुम कुछ दिन आराम करो। फिर बिजली कवि चिड़िया के सारे काम करती है। वो मकई की फसल काटती है और उसे मंडी में ले जाती है। मकई की फसल बेचकर बहुत मुनाफा होता है। बिजली कवि वो सारे पैसे लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, ये रहे आपके पैसे, मैंने आपकी फसल मंडी में बेच दी है। कवि बहन, इन पैसों में से आधे पैसे आप रख लें और आधे मैं रख लूंगी। अगर ऐसे ही हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते रहे तो हमेशा खुश रहेंगे। उस दिन से कोमल चिड़िया और बिजली कवि मिलकर काम करती हैं और वो सुख दुख में एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। दोपहर से जंगल में तूफानी बारिश के साथ साथ कोमल चिड़िया की तबीयत और भी खराब हो जाती है। चलो उठ, निकल निकल यहाँ से। माँ जी, कहाँ जाना है? जहाँ भी जाना है जाओ, बस मेरे घर से निकल जाओ। बीमार बहू को मैं और ज्यादा अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मेरा क्या होगा? मेरे तो माता पिता कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। ये सब मुझे नहीं पता, कहा ना कि निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पंख पकड़कर घर से निकाल दूंगी। दया कीजिए माँ, मुझ पर दया कीजिए। ऐसी बारिश में अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं मर जाऊंगी। रोज रोज ऐसे घोंसले में पड़े रहने से तो अच्छा है कि सच में मर जाओ। चल उठ, अब जा यहाँ से। माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। बंटी जी को आने दीजिए, उनके बाद ही मैं जाऊंगी। बंटी ने ही तो कहा है तुझे घर से निकालने के लिए। तेरे जाने के बाद वो दूसरी शादी करेगा। क्या माँ जी, बंटी ने कहा है घर से जाने के लिए? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चल चल जा यहाँ से। ठीक है माँ, जब उन्होंने ऐसा कहा है, आपको मुझे जबरदस्ती निकालने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद ही चली जाती हूँ। बीमार हालत में कोमल चिड़िया अपने घोंसले से उठती है और तेज बारिश में घर से निकल जाती है। कोई है, मुझे बचाओ, इस उल्लू से मुझे बचाओ। आज तुझे हमसे कोई भी नहीं बचा सकता है। इतने सालों से तूने गरीब पक्षियों को लूटा है। अब तेरा चुराया हुआ सारा धन मैं गरीब पक्षियों में बांट दूंगा। कौवा बहुत डर जाता है और अपना चुराया हुआ सारा माल उन उल्लुओं को दे देता है। बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया नदी के पास जाती है। हे ऊपर वाले, आज मुझसे मेरा आखिरी ठिकाना भी छीन लिया गया है। अब मैं आपके पास ही आ रही हूँ। ऐसे रोते हुए कोमल चिड़िया पानी में छलांग लगा देती है। एक नाव में वो उल्लू जा रहे थे, तभी उनमें से एक उल्लू की नजर चिड़िया पर जाती है। गुरुदेव, वो देखिए, नदी के पानी में कोई बह रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जाओ, उसे पानी से लेकर यहाँ आओ। फिर एक उल्लू जाता है और चिड़िया को निकाल कर बाहर आता है। वो उल्लू चिड़िया को अपनी गुफा में ले जाते हैं और चिड़िया का इलाज करते हैं। तभी चिड़िया को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? बेटी, तुम हम उल्लुओं की गुफा में हो।
लेकिन गुरु उल्लू जी, मैं तो मरना चाहती थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? चिड़िया, लगता है ऊपर वाला नहीं चाहता था कि तुम मरो। बेटी, तुम्हारे साथ क्या अत्याचार हुआ है? कोमल चिड़िया सारी बात उस गुरु उल्लू को बताती है। दूसरी ओर बंटी चिड़ा घर आता है। माँ, मैं आ गया। इस बार तो मैं आपकी बहू को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। कहाँ है कोमल? कौन सी बहू? इस बार तो जब शहर के जंगल गया था वो भाग गई किसी चीड़े के साथ। वो ये घर छोड़कर भाग गई। भाग गई? क्या मतलब? माँ, आप क्या कर रही थी? बेटे, मैं रही बूढ़ी लाचार पक्षी, मैं सो रही थी, मुझे क्या मालूम। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? कोमल मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, तू चिंता नहीं कर, वो अच्छी चिड़िया नहीं थी, चली गई। अच्छा ही हो गया, अब मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल पहुंचाकर आता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, जब मेरे पति ही नहीं चाहते तो मैं उस घर में जाकर क्या करूँगी? आप मुझ पर दया करें और मुझे यहाँ ही आश्रय दे दीजिए। देख बेटी, हम सब उल्लू एक डकैत हैं, लेकिन हम गरीब पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हम उल्लू तो उन पक्षियों को पकड़ते हैं जो गरीब पक्षियों को तंग करते हैं, उनका माल चुराते हैं। हम उन चोरों से वो माल लेकर गरीब पक्षियों में बांट देते हैं। बताओ, क्या तुम हमारे साथ रह सकोगी? हाँ गुरुजी, मैं रह लूंगी। मैं अत्याचार के विरुद्ध लड़ूंगी। तो ठीक है, सब उल्लू यहाँ आओ। देखो, आज से ये मेरी बेटी है और तुम सब भी इसे अपनी बेटी ही मानना। और आज से ही मैं इसे लड़ाई सिखाऊंगा। उसी दिन से गुरु उल्लू चिड़िया को लड़ाई की शिक्षा देने लगता है। 1 साल में ही चिड़िया लड़ाई सीख जाती है। तभी एक उल्लू अपने गुरु उल्लू से कहता है, गुरुजी, एक चील काफी दिनों से जंगल के पक्षियों पर हमला कर रही है। जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत डरे हुए हैं। चील के ये जुल्म को खत्म करना होगा। आज रात ही मैं जाऊंगा। गुरुजी, आप क्यों जाएंगे? अब मैं जाऊंगी। बेटी, क्या तुम उस दुष्ट चील को सजा दे पाओगी? हाँ हाँ गुरुजी, मैं उसको जरूर सजा दूंगी। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दे। रात हो जाती है। वो जालिम चील बंटी चिड़े के घर में जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। कोई नहीं आएगा तुम बुढ़िया को बचाने। हाँ, मैंने सुना है तेरा बेटा बहुत पैसे कमाता है। लाओ मुझे दो, वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। लेकिन उससे पहले चील, तुम मेरे पंखों से मारी जाओगी। चिड़िया अपने मुंह पर निकाब लगाए आती है और चील से मुकाबला करती है। चील पल भर में ही हार मान जाती है। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। चील डरती हुई वहाँ से भाग जाती है। बेटी, तू कौन है? ऐसे हमारी तूने रक्षा की। मैं एक पक्षी हूँ, बस इतना ही काफी है। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसकी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। आखिर ये कौन है? मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया अपनी गुफा में बैठी हुई थी कि एक उल्लू चिड़िया के पास आता है। बेटी, एक चिड़ा पक्षी आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, क्या नाम बताया उसने अपना? हाँ, बंटी। क्या बंटी? ठीक है, आप उसे अंदर ले आइए। कोमल चिड़िया निकाब लगाए फिर से आ जाती है। ये तो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी लगती है। बताइए, क्या काम है आपको मुझसे? मेरी पत्नी गुम हो गई है, क्या आप उसे ढूंढ कर ला सकती हैं? गुम हो गई है? वो कैसे गुम हो गई? दरअसल मैं दूसरे जंगल में काम करता हूँ। घर पर मेरी माँ और बीमार पत्नी ही रहती थी। जब मैं दूसरे जंगल से लौट कर आया तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है और तब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और अभी तक मुझे वो मिली नहीं। घर छोड़कर जाने वाली पत्नी को इतना ढूंढने की भला क्या जरूरत है? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि वो किसी और पक्षी के साथ चली गई है, लेकिन मैं अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं कर सकता।
क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। बंटी जी अभी भी मुझसे इतना प्यार करते हैं और मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपना निकाब हटा देती है। अपनी पत्नी को देखकर बंटी चिड़िया बहुत खुश होता है। तभी गुरु उल्लू वहाँ आता है। बेटी, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम अपने पति के साथ चली जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर कोमल चिड़िया अपने पति के साथ खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। बिजली, मेरी सहेली है ना नीली जी, उसके पति की मौत हो गई है और वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। नीली जी ने अंडे भी दिए हुए हैं। अब वो हमारे जंगल में रहने के लिए आ रही है। जब मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाऊंगा तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत भोजन ले आया करूंगा, ताकि नीली जी अपने अंडों को अकेला छोड़कर ना जाए। क्यों बादल जी, ये नीली जी वही है ना जो तुम्हारे बचपन की दोस्त थी? सुन लो, तुम उसके लिए भोजन नहीं ढूंढोगे वरना अच्छा नहीं होगा। बिजली, तुम ही तो कहती थी कि मानो चिड़िया की तरह हमें भी दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए, और अब तुम खुद ही मना कर रही हो। तुम जो भी कहो, मैं तो नीली जी की जरूर मदद करूँगा। बादल कव्वे की बात सुनकर बिजली कव्वी बहुत डर जाती है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। जुगनू बेटा, कल ही मैंने सपने में देखा था कि उस नीली कव्वी ने तुम्हारे पिता से शादी कर ली है और आज ये नीली कव्वी हमारे जंगल में भी आ गई है। तुम घर पर ही बैठो जुगनू, मुझे तुम्हारे पापा पर नजर रखनी होगी। फिर बिजली कव्वी भी छुपके बादल कव्वे के पीछे चली जाती है। नीली जी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अब तो रोज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया करूँगा, तुम चिंता ना करना। बादल यार, तुम कब तक नीली कव्वी को भोजन लाकर देते रहोगे? मुझे तो लगता है अब नीली कव्वी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तोते यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। नीली जी, तुम किसी कव्वे से शादी कर लो। हाँ बादल जी, मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन इस जंगल में कोई भी मेहनती कौवा नहीं है जिससे मैं शादी करूँ। नीली जी, वैसे मैं बहुत मेहनती कौवा हूँ, मैं तुमसे शादी कर लेता अगर मेरी शादी उसे बिजली से ना हुई होती। बादल यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी तो तुम अब भी कर सकते हो नीली कव्वी से। खिड़की में बैठी बिजली कव्वी उनकी बातें सुन रही थी। वो ये बातें सुनकर जल जाती है और वापस चली जाती है। अरे तोते यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बिजली से शादी कर चुका हूँ, अब भला मैं नीली जी से कैसे शादी कर सकता हूँ? बादल यार, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। बिजली कव्वी आधी बात सुनकर गुस्से में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बादल जी ने तो पूरी योजना बनाई हुई है दूसरी शादी करने की, लेकिन मैं भी बिजली कव्वी हूँ, इसे दूसरी शादी तो नहीं करने दूंगी। अगले दिन नीली कव्वी के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। नीली बहन, आपके लिए बहुत सुंदर कौवा ढूंढा है चिड़िया ने। हाँ नीली बहन, भोला कौवा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बिजली कव्वी वहीं एक पेड़ के पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो भोला कौवा की जगह बादल कौवा सुनती है। मेरा शक सही निकला, ये बादल कौवा दूसरी शादी करने जा रहा है। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जाती हूँ और उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर बिजली कव्वी अपने दो भाइयों के पास चली जाती है। बड़े और छोटे भाई, मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है और वो मुझे छोड़ देगा। मेरा और मेरे जुगनू का क्या होगा? बादल कौवा नीली कव्वी से शादी करके मुझे अपने घोंसले से भी निकाल देगा। ये तुम क्या कह रही हो बहना? उसकी इतनी हिम्मत कि वो दूसरी शादी करे और मेरी बहन को घोंसले से निकाले? तुम चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम दोनों भाई मिलकर इस कौवे को नहीं छोड़ेंगे। भैया, बस बादल को नहीं, उस नीली कव्वी को भी सबक सिखाना है, ताकि आइंदा वो कभी दूसरे कौवे से शादी करने का ना सोचे। और फिर बिजली कव्वी अपने दोनों भाइयों को लेकर बादल कव्वे के पास जाती है। अरे ओए कौवे, तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
ऐसा कहते हुए बिजली कपी के दोनों भाई कपे को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और फिर बिजली कपी का एक भाई नीली कपी के घोंसले से उसका अंडा उठा लेता है और वो दोनों अंडा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बिजली और उसका भाई बादल कपे के पास आते हैं। अरे ये तो नीली जी का अंडा है। बिजली, ये तुम्हारा भाई नीली जी के अंडे के साथ क्या कर रहा है? तुम्हारे भाइयों ने मुझे पेड़ से क्यों बांधा है? बादल जी, अब इतने मासूम ना बनो, मुझे सब पता चल गया है। तुम मुझे छोड़कर नीली कपी से दूसरी शादी करने वाले हो, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, मेरे दोनों भाई अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी नीली कपी, मानो चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे बिजली बहन, ये तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, मुझे सब पता है, तुम भी बादल के साथ मिली हुई हो। अरे बिजली बहन, तुम ये सब क्या कर रही हो? बादल भैया तो मेरे भैया जैसे हैं। हाँ बिजली, नीली जी बिल्कुल ठीक कह रही है। नीली, अगर बादल तुम्हारा भाई है तो तोता तुमसे क्यों कह रहा था कि शादी के बाद बादल तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा? अरे बिजली कपी, मैंने बादल कपे का नहीं बल्कि भोला कपे का कहा था। हो सकता है तुमने नाम सुनने में गलती की हो। क्या इसका मतलब नीली कपी की शादी भोले कपे से हो रही है? हाँ बिजली बहन, मैंने ही नीली बहन का रिश्ता देखा है। और तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी जो नीली कपी का अंडा अपने भाइयों से तुड़वा रही थी। बिजली, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। आज मुझसे एक मासूम कपी का अंडा टूट जाता। फिर बिजली कपी के दोनों भाई गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो बादल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, तुम तो मुझसे बात ही ना करो, मैं तुमसे बहुत नाराज। जंगल के एक शांत कोने में भोला कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी रहते थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन कई सालों से वो खेत बिल्कुल बंजर हो चुका था। एक दिन सुंदरी कौवी ने कहा, भोला जी, ये खेत अब हमारे काम का नहीं रहा, इसमें तो कुछ भी नहीं उगेगा। भोला कौवा सोच में पड़ गया। हाँ सुंदरी, सही कह रही हो। क्यों ना इस खेत को किसी और को दे दे। जब वो मेहनत करके फसल उगा लेगा तब हम उससे खेत वापस ले लेंगे। हाँ, और क्यों ना ये खेत रूपा चिड़िया को दे दे, वो बहुत मेहनती है। दोनों उसी समय उड़कर रूपा चिड़िया के घर पहुंचे। भोला बोला, रूपा बहन, तुम्हें खेती करनी आती है? हमारा खेत पर काम कर लो, फसल उग जाए तो हम आधी आधी बांट लेंगे। रूपा मुस्कुराई और बोली, अगर आप लोग भरोसा कर रहे हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रूपा अगले ही दिन खेत देखने गई। खेत को देखकर उसका दिल बैठ गया। मिट्टी सूखी, पेड़ पौधे नहीं, हर तरफ सिर्फ धूल। उसी समय खेत के पास खड़ा पुराना सूखा पेड़ धीमी धीमी आवाज में बोला, डरो मत रूपा, ये जमीन पहले बहुत उपजाऊ थी, तुम मेहनत करोगी तो ये फिर से जीवित हो जाएगी। रूपा चौंक गई। अरे, तुम बोल सकते हो? हाँ, जो पेड़ बहुत पुराने हो जाते हैं उन्हें जंगल की हवा बोलना सिखा देती है। तुम चिंता मत करो, मैं इस खेत को फिर से हरा भरा कर दूंगी। अगले ही दिन से उसने काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह वो हल चलाती, दोपहर में मिट्टी पलटती और शाम को बीज चुनती। चिंटू तोता रोज आसमान से उड़ता हुआ खेत के ऊपर आता और ताना मारता, अरे रूपा, ये खेत तो कभी भी नहीं उपजेगा, तुम बेकार में मेहनत कर रही हो। रूपा ठहर कर जवाब देती है, चिंटू, चाहे जमीन कितनी भी सूखी क्यों ना हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पेड़ को रूपा पर बहुत गर्व हो रहा था। सही कहती हो बेटी, मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। एक रात सब सो रहे थे कि अचानक काले बादल घिर आए। तेज तेज हवा चली और देखते ही देखते घनघोर बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि आधा खेत पानी से भर गया और आधा खेत अभी भी सूखा ही रह गया। सुबह रूपा खेत पर पहुंची और परेशान हो गई। अब क्या करूं? आधा खेत तो तालाब बन गया है। घर जाकर उसने अपनी माँ से पूछा, जहाँ पानी हो वहाँ चावल बो दो और जहाँ सूखी मिट्टी हो वहाँ मकई बो दो, दोनों फसलें अच्छे से उगेंगी। रूपा खुशी खुशी खेत लौटी और माँ की बात मानकर 2 अलग अलग हिस्सों में बीज बो दिए। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए।
रूपा ने खुशी से खेत के चारों तरफ चक्कर लगाए। पुराने पेड़ की टहनियां खुशी से झूमने लगीं। चिंटू तोता फिर आया और बोला, अरे वाह, सच में अंकुर निकल आए। लगता है मेहनत का असर दिख रहा है। हाँ, सबसे अच्छी बारिश भी मेहनत को ही प्यार करती है। दिन बीतते गए, पौधे बड़े होते गए, पर अब उन्हें और पानी की जरूरत थी। गर्म हवाओं से पत्ते सूखने लगे। रूपा घबराकर पेड़ के पास गई। पेड़ दादा, अब क्या करूं? फसल सूख जाएगी। बादलों से मदद मांगो। अगर मन साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो बादल भी मना नहीं करेंगे। रूपा तुरंत आकाश की ओर उड़ गई। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि छोटे पंख कांपने लगे, पर वो रुकी नहीं। आखिरकार वो बादलों के पास पहुंची। रूपा ने विनम्र होकर कहा, मेरी फसल सूख रही है, कृपया थोड़ी बारिश कर दो। मैं रोज मेहनत करती हूँ, बस थोड़ी सहायता चाहिए। रूपा, तुम्हारी मेहनत देखकर हमें भी अच्छा लगा। आज रात हम तुम्हारे खेत पर बरसेंगे। रूपा खुशी से नीचे आई और पेड़ को सारी बात बता दी। रात होते ही बादल अपना वादा निभाते हुए खूब बरसे। पूरी रात खेत पानी से भर गया, पर इस बार पानी फसल के लिए वरदान था। पौधे फिर से चमकने लगे। 10 दिन बाद चावल और मकई दोनों की फसल तैयार हो गई। रूपा ने खेत को देखकर कहा, वाह, कितना सुंदर खेत है। अब रूपा ने भोला कौवा और सुंदरी कौवी को बुलाया। वे दोनों आए, लेकिन फसल देखकर उनकी आंखें लालच से चमकने लगीं। भोला कौवा बोला, कौन सी आधी फसल? खेत तो हमारा है, इसलिए पूरी फसल भी हमारी। रूपा हैरान रह गई, लेकिन हमने तो आधी आधी पर सहमति की थी। भोला कौवा चिल्लाया, चुप, हमें कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। सुंदरी ने भी रूपा को भगाने की कोशिश की। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इतनी मेहनत की और अब आप लोग मेरा हक छीन रहे हैं।